हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री पे। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे रामसर साइट या रामसर स्थलों के बारे में। देखो, आज का जो सेशन है वो आपके दो तरीके से लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला, करंट के एस्पेक्ट से, क्योंकि नवंबर महीने में एक और दिसंबर महीने में दो नए रामसर स्थल भारत के अंदर घोषित किए गए हैं, जिसमें से एक आपका अलवर के अंदर सिलीसेट झील है, वो भी इसमें शामिल की। करंट के एस्पेक्ट से तो हम बात करेंगे ही, साथ साथ हम इस पूरे टॉपिक की पृष्ठभूमि की बात करेंगे, रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट जो आपका रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, और भारत की वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर को हम साथ में तुलनात्मक रूप से देखते हुए आज के इस पूरे सेशन को बाइंड अप करेंगे तीन अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। उस अप्रोच के साथ में, जिस अप्रोच के साथ आज आरपीएससी पेपर पूछ रही है, प्रश्नों के पूछने का जो स्तर है, उस सभी एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, उस उन उन सभी आयामों को यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, करंट का तो मैंने आपको बता दिया है, पर जब बात स्टैटिक जीके की आती है तब आपके एक टॉपिक आता है एनवायरनमेंट का, और एक टॉपिक आपके सिलेबस में आता है इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी तंत्र से वहाँ भी ये टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्वेश्चन वहाँ से भी कई बार पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज का सेशन जो है वो रामसर स्थल के बारे में है, पर अब हम जब रामसर स्थल के बारे में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होती है। बेसिकली रामसर स्थल का दर्जा उन्हीं साइट्स को दिया जाता है जो पहले से आर्द्र भूमि हो, पहले से वेटलैंड हो। तो आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड क्या है। स्टार्ट करें वेटलैंड के साथ में। तो वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि एक ऐसा संक्रमणशील भूमि का टुकड़ा होता है जहां पर, देखो, भूमि है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर क्या होगा, स्थल होगा। वहां पर क्या होगा, स्थल होगा, मतलब भूमि का कुछ भाग हुआ वहां पर होने वाला है। और जहां हम बात करते हैं आर्द्र या फिर वेटलैंड की, तो वेट मतलब गीला होना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा, इस वर्ड में ही यहाँ पर जो है वो चीजें छुपी हुई है कि स्थलीय का मतलब वहां पर कुछ भूमि का भाग होगा, और जलीय मतलब वहां पर क्या होगा, पानी की उपस्थिति रहेगी। ये पानी की उपस्थिति 365 दिन मतलब 12 महीने हो सकती है, सदाबहार हो सकती है, या फिर यह पानी की उपस्थिति कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर पूरे साल जो है वो सूखा रहता होगा, परंतु जब बारिश का मौसम आता है, जब अपने अगर देसी भाषा में कहें चौमासे का टाइम आता है, उस समय हो सकता है वहां पर पानी की उपस्थिति रहे। ऐसी भूमि को हम क्या कर देंगे, आर्द्र भूमि कह देंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जहां पर दलदलीय स्थिति बन जाती है, वहां हम क्या कहेंगे, आर्द्र भूमि कह देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपकी सिलीसेट झील है, ये आपकी क्या है, सिलीसेट झील है पीछे की साइड में। यहाँ जो है वो पानी की उपस्थिति है। जो किनारों की स्थिति है वहां पर क्या होगा, कुछ तो होगा पानी, और उस किनारे के पानी के आगे क्या हो जाएगी, स्थलीय भूभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थलीय भूमि हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो ये वाला भाग निकल के आता है, जो दलदलीय सी भूमि होती है, उसे हम क्या कह देंगे, आर्द्र भूमि कह देंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं, आर्द्र भूमि क्या होती है वो समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या आर्द्र भूमि हमेशा से ही प्राकृतिक रूप से निर्मित होंगी, क्या क्या हमेशा ही नेचुरल जो आपकी वेटलैंड है वही मानी जाएंगी क्या। तो हम जब देखेंगे तब दो स्थिति निकल के आती है। सबसे पहली अवधारणा हमारे पास में होती है इनलैंड की, और दूसरी होती है कोस्टल वेटलैंड की। ठीक है। आप जब ये भारत का नीचे वाला भाग देखते हो, तब आपको पता चलेगा कि जो वेटलैंड है वो किनारे पर, मतलब जो तटीय क्षेत्र है, चाहे हम पश्चिमी तट की बात करें, चाहे हम पूर्वी तट की बात करें, जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी वेटलैंड की प्रेजेंस रहती है। इसके साथ साथ में जब हम आंतरिक राज्यों की बात करते हैं, इंटरनल स्टेट की बात करते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया या अन्य कोई भी स्टेट ले लो, तो वहां पर भी वेटलैंड की उपस्थिति रहती है। जो नदियों वाला पार्ट है, जो कहा जहाँ कोई झील है, जहाँ कोई तालाब है, वहां पर भी क्या होता है, वेटलैंड रहता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेटलैंड जो है वो कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या फिर जो भूमि का आंतरिक भाग है जहां पर वाटर बॉडीज हैं, वहां पर भी जो है इसकी उपस्थिति प्रेजेंस रह सकती है। ठीक है। पहली स्थिति क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति क्या है कि क्या नेचुरल ही रहेंगे क्या, तो नेचुरल में ध्यान रखना है, कोई आपकी झील है उसे हम शामिल कर सकते हैं। ओक्सबो झील है, ये ओक्सबो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब तीन हम वेटलैंड की बात करेंगे, जो लेटेस्ट अभी 96, 95 और 94 ऐड हुए हैं, उनमें से एक जो है, जो कि आपके कटिहार जिले बिहार के अंदर गोगाविल झील है, उसका जो निर्माण हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, ओक्सबो लेक से हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपका कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। मैन मेड की अगर हम बात करें तो सबसे सीधा उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि बांध।
जब मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बांध का निर्माण होता है, तो बांध तो यहाँ पर बन जाता है, जैसे ये तो बांध यहाँ पर बन गया, पर इसके साइड जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पानी का कोई छोर जो है वो यहाँ पर स्थलीय भूमि से टच होगा। तो यहाँ पर स्थल भी होगा, यहाँ पर जल की उपस्थिति भी रहेगी, तो इसे हम क्या कह देंगे, वेटलैंड कह देंगे। तो वेटलैंड का निर्माण तो आपका इनवर्ड मतलब आंतरिक भाग में यहाँ पर भी हो सकता है, और तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से दोनों प्रकार से इसमें वेरिएशन पाया जाता है। आगे बात, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं आर्द्र भूमि की या वेटलैंड्स की। अब क्या हर हर जो वेटलैंड होगी उसे हम रामसर साइट का दर्जा दे देंगे क्या? कल को हो सकता है कोई आदमी तालाब खोद के बैठ जाए और उसको यूं बोल देगी इसको तो वेटलैंड का दर्जा दो, तो आर्द्र भूमि जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दो। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए कि इन जो वेटलैंड हैं उनमें से कुछ ऐसी होंगी जो अगर इनको फुलफिल करती हैं, इन मापदंड को फुलफिल करती हैं, तो हम इसे रामसर साइट का दर्जा दे देंगे। आ गई बात समझ में? क्या मापदंड है वो? तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो पूरा एरिया है उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ दुर्लभता उसमें होनी चाहिए। जैसे वहां पर कोई पर्टिकुलर प्रजाति या स्पीसीज पाई जाती हो। अब वो प्रजाति पौधों की हो सकती है, या फिर पशुओं की हो सकती है, जलीय जो पशु पक्षी हैं उनकी हो सकती है, या फिर कंबाइंड रूप से यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ यूनिकनेस वहां पर होनी चाहिए, कोई ऐसी विशेष प्रजाति हो जो अन्य कहीं जगह नहीं मिलती हो, या फिर मैक्सिमम उनकी जनसंख्या वहां पर निवास करती हो। ये क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किए गए। अगर वहां पर 20,000 या इससे अधिक नियमित रूप से जल पक्षी रहते हो, वाटर बर्ड रहते हो, तो ऐसे में क्या माना जाएगा, वहां पर रामसर साइट का दर्जा देने के लिए उसे एलिजिबल माना जाएगा। अगला क्या निकल के आता है? अगला आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई स्थान जहां किसी एक प्रजाति, किसी एक स्पीसीज की या वाटर बर्ड की उप प्रजाति अगर निवास करती है और उसकी जनसंख्या पूरे विश्व की लगभग 1% उस स्थान पर पाई जाती है। जैसे आप अगर जब हम यहाँ पर सिलिसेट झील पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे ब्लैक क्वार्टर नाम करके एक आपका पक्षी आता है। कोई भी पक्षी हो सकता है, कोई भी मछली हो सकती है, जिसकी पूरे विश्व के अंदर जितनी जनसंख्या है, जितनी पूरी विश्व के अंदर उसकी उपलब्धता है, उसका कम से कम 1% एक ही जगह पर उस एक वाटर जो बॉडी है उसके आसपास ही जो है उसकी प्रेजेंस रहनी चाहिए, उसे हम रामसर साइट का दर्जा दे देंगे। हालांकि ये और कई स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, पर जो आपकी एग्जाम के रिलेशन की अगर हम बात करें, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बात करें, तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी ही ध्यान रखना है। 1% वाला नियम ध्यान रखना है, यूनिकनेस उसमें होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ ऐसी प्रजाति है उसकी उपलब्धता यहाँ पर होनी चाहिए। अब वो पशुओं की भी हो सकती है और आपकी पक्षियों की भी हो सकती है। आ गई बात समझ में? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि रामसर साइट के महत्व क्या है। देखो, इसको आपको ये ध्यान रखना होगा कि रामसर साइट जो है वो जैसे ही एक बार चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है, भैया जैसे आपने ये पढ़ा कि सिलीसेट झील है और उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया, रामसर स्थल बना दिया गया है। अब होगा क्या? अगर कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, ईरान है, दुबई में बैठा कोई बच्चा है जो रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ रहा है, रामसर आपकी साइट्स के बारे में पढ़ रहा है, उसको ये पता चलेगा कि अलवर के अंदर यार एक ऐसी झील है जो कि सिलीसेट झील के नाम से है, उसे महाराजा विनय सिंह ने बनाया था, तो उसका पता चला ना, उसे अंतर्राष्ट्रीय एक प्लेटफॉर्म के अंदर पहचान मिली ना, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उसका जो है वो एक स्थायित्व बना, अस्तित्व बना। अब होगा क्या कि वहां से पर्यटक आएंगे देखने के लिए कि यार ऐसा क्या है जो इसे रामसर स्थल बना दिया। ठीक है, भारत में 96 ही है और उसमें इसको कैसे शामिल कर लिया, क्या विशेषता इसमें है? तो होता क्या है, एक तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें। ठीक है, फिर सरकार का इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना चुका है, तो सरकार अलग से यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कर सकती है। रोजगार का सृजन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर पर्यटन आएंगे, पर्यटक आएंगे, और पर्यटकों के आने से पर्यटन बढ़ेगा, तो रोजगार का सृजन होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ध्यान रखना है, जब यहाँ सरकार के द्वारा जो स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो एनजीओज हैं, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इसके संरक्षण के लिए, यहाँ मौजूद प्रजातियों के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जो कार्बन तटस्थता की और हमारी लड़ाई है, नेट जीरो की जो हमारी लड़ाई है, उसको और ज़्यादा बल मिलेगा। तो ये इसके महत्व हैं। कुल मिलाकर पर्यावरण की सकारात्मक कदम जो है वो यहाँ पर पड़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में? अब आपको ध्यान रखना है कि जब मैं बार बार रामसर रामसर कर रहा हूं तो ये नाम कहाँ से निकल के आया है? क्या कोई बीकानेर का, कोई चूरू का जिला थोड़ी है, वो चूरू का स्थान थोड़ी है। ये रामसर का ध्यान रखना है, जब देश
हमारा आज़ाद हुआ उस समय मतलब उद्योगों की ओर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। हालाँकि हमारा हमेशा से देश जो है वो कृषि प्रधान रहा है, पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में बहुत से जो प्रबुद्ध जन हैं, जो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, उन सभी का एक सम्मेलन हुआ जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हम औद्योगिकता की ओर बढ़ रहे हैं, औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जीवन का जो दूसरा पहलू है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसे भी हमें मजबूत करते हुए चलना है। तो इस ऐसी दृष्टि में उन्होंने जो है कहा कि भाई जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितनी भी वेटलैंड है, उन्हें हम संरक्षित करेंगे। उनको जब संरक्षित करेंगे तो वहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, जो विशेष रूप से वहाँ पर निवास कर रही हैं, उनका बचाव होगा, उनका संरक्षण होगा, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, प्रकृति में, नेचर में बैलेंस की स्थिति आएगी। तो ये जो सम्मेलन हुआ, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 2 फरवरी 1971 को हुआ है। कहाँ पर हुआ? रामसर शहर ईरान के अंदर हुआ। क्योंकि ये 2 फरवरी को हुआ है, तो ध्यान रखना हम प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2025 की थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम सभी के सामूहिक भविष्य के लिए हमें क्या करना होगा? वेटलैंड का प्रोटेक्शन करना होगा या प्रोटेक्ट करना होगा। तो यही है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। हमारे सामूहिक भविष्य के लिए किसका संरक्षण करना है, किसे हमें सुरक्षित करना है, तो ध्यान रखना वेटलैंड को सुरक्षित करना है। आ गई बात समझ में? अब मैंने आपको बताया कि 1971 के अंदर क्या हुआ? एग्रीमेंट साइन हुआ। सरकारी काम था या मान लो उस टाइम ऑफलाइन काम था, धीरे-धीरे चीज़ें प्रोसेस में आई और इसे प्रमुख रूप से जो है वो प्रभावी कब किया गया? तो 21 दिसंबर 1975 को जो है वो इसे क्या किया गया है? प्रभावी किया गया है। कब किया गया है? 21 दिसंबर 1975 को इसको प्रभावी किया गया है। यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। अब हम एक पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं, भारत के एस्पेक्ट में भी, विश्व के एस्पेक्ट में भी। टाइमलाइन का मतलब है कब ये लागू हुआ, कब ये जो है वो साइन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 फरवरी को ये क्या किया है? 2 फरवरी 1971 को इसको साइन किया गया, जो आपका रामसर कन्वेंशन था उसको। फिर इसका जो समझौते हुए उसे प्रभावी जो है वो 21 दिसंबर 1975 को जो है वो इसे प्रभावी किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, भारत अभी तक इसका हिस्सा नहीं बना है। भारत को जब सबसे पहले पता चला कि 1981 के अंदर भारत की दो रामसर स्थल जो है उनको घोषित कर दिया गया है। इसमें से एक अपना राजस्थान का केवलादेव है और दूसरा जो है वो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। इनको जब घोषित किया गया, तब भारत को यूं लगा कि यार हमें भी कुछ अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए, पर प्रयास तब करेंगे जब हम इस सम्मेलन में शामिल होंगे, इस समझौते में शामिल होंगे, इस ट्रीटी में शामिल होंगे। तो ऐसी स्थिति में 1981 में यहाँ पर घोषणा हुई। 1982 के अंदर भारत क्या करता है? इस समझौते में शामिल हो जाता है। आ गई बात समझ में? 1981 में घोषणा हुई है, 1982 के अंदर शामिल हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पहले हमारे स्थल घोषित हुए थे, फिर हम जो है 1982 में जागे नींद से और हम जो है इसमें शामिल हो गए। और शामिल होते ही हमने क्या किया? 1985 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा संचालित किया गया। तो 71 में साइन और आपका जो है वो 75 के अंदर लागू हुआ। 1981 के अंदर भारत के अंदर दो नए रामसर स्थल घोषित हुए। 82 में भारत शामिल हो गया और 85 में हमने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम का संचालन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ वैश्विक स्तर पर तुलना की। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व में सबसे पहला जो है वो कौन सा रामसर स्थल है? कोबर्ग प्रायद्वीप है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भारत के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 1981 में चिल्का झील उड़ीसा के अंदर और केवला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो केवला देव है वो राजस्थान का है। इन दोनों को सबसे पहले घोषित किया था रामसर स्थल के रूप में। कब किया? 1981 के अंदर। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आपका रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पेंटानल है दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका के अंदर पेंटानल नाम करके एक रामसर साइट है, वेटलैंड है, उसे सबसे बड़ा रामसर स्थल होने का दर्जा प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं भारत में। तो भारत में ध्यान रखना है सबसे बड़ा तो सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर है और सबसे छोटे की बात करें तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इनकी स्थिति पूछ सकते हैं, तो छोटे वाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है और बड़े वाला जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, कुल भारत के अंदर संख्या कितनी है? तो पहले 93 थी। नवंबर के अंदर क्या हुआ? नवंबर के अंदर एक नए नए रामसर स्थल की घोषणा की कटिहार जिले बिहार के अंदर और दो नए रामसर स्थलों की घोषणा जो है वो दिसंबर महीने में की है, 12 दिसंबर को। आ गई बात समझ में?
तो 93 थी, उसमें से नवंबर में 1 की है और दिसंबर में 2 की है। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल के अंदर दिसंबर 2025 में जो रामसर स्थल हैं उनकी कुल संख्या 96 है। कुल संख्या कितनी है? 96 है। आगे बात करंट की अगर और डाटा देखें तो करंट में आपको पता चलेगा कि 2025 में ही भारत की 2 सिटी ऐसी हैं जिनको वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर किया है। कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहला तो अपना कौन सा है? उदयपुर है। अपने वाला जो उदयपुर है राजस्थान के अंदर, इसे वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। दूसरा है इंदौर का। दूसरा कौन सा है? इंदौर का, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। इन दोनों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। क्योंकि हम सभी आयामों की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या संविधान में पर्यावरण से संबंधित कोई बात कही गई है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान में 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें आपके पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई है। तो एक तो आपका 48A है और एक जो है वो 51A है। दोनों ही जो है वो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए निर्देश देते हैं, जिसमें से 48A जो है वो केंद्र सरकार के दायित्वों को प्रकट करता है कि केंद्र सरकार को जो है वो अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा 51A जो है वो राज्य के एक नागरिक, आम नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति, उन चीजों के बारे में बताता है। आ गई बात समझ में? अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, अगर टोटल की बात करें तो आपको 2 + 3 = 5, इस प्रकार ध्यान रखना है। अब ये 2 कौन से हैं और 3 कौन से हैं? देखो 2 तो ऐसे हैं जो, एक तो आपको मैंने अभी बताया था 1981 के अंदर, मतलब 1981 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है, अब उसको, जो उद्यान है उसको डिक्लेयर किया था 1981 में। दूसरा आपका 1990 के अंदर सांबर जयपुर के अंदर डिक्लेयर हुआ और 2025 के अंदर 3 नए रामसर साइट घोषित हुए हैं। मतलब 90 के बाद में अभी जो है वो राजस्थान के 3 नए रामसर साइट घोषित हुए हैं, जिसमें से 2 तो कौन से हैं? मेनार और खीचन। खीचन आपका फलोदी के अंदर है और मेनार जो है वो उदयपुर के अंदर है, बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। 5 जून 2025 मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इनको जो है वो घोषणा की गई थी। 2 थे, एक तो खीचन था और एक कौन सा था? मेनार था। हाल फिलहाल में जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं की घोषणा 12 दिसंबर 2025 को हुई, जिसका नाम सिलीसेट झील है, जो कि अलवर के अंदर सरिस्का जो आपका अभ्यारण्य है उसके बफर एरिया के अंदर उपस्थित है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है और मैं आपको ये बता रहा हूँ इसी तरीके से याद रखनी है कि भैया टोटल कितनी है? 2 + 3 = 5 है। 2025 में कितनी शामिल हुई है? तो 3 शामिल हुई है। ठीक है, डेट आपको ध्यान रखनी है। 5 जून को 2 हुई है खींचन और आपकी मेनार हुई है। इसके साथ साथ सिलीसेट जो है उसकी घोषणा 12 दिसंबर 2025 को की गई। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से पूरे डिटेल के साथ में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। इसका आपको नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन चल रहा है करंट अफेयर का, उसके अंदर उपस्थित रहेंगी। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अभी तक जनवरी 2025 से लेकर अभी तक, मतलब दिसंबर 2025 तक और आने वाले दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 2026 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एग्जाम होंगी उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे समय समय पर, जिसमें से अभी तक जो 12 महीने के पेपर हैं वो सारे अपलोड हो गए हैं। चाहे वो आपके आरपीएससी के हैं, चाहे यूपीएससी के हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के हैं। ठीक है, सारे पेपर यहाँ पर अपलोड रहेंगे। नॉमिनल फीस होगी लगभग 25 महीने का। आपको प्रत्येक महीने नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर टेस्ट भी मिलेगा, हर महीने का बजट मिलेगी, आर्थिक समीक्षा मिलेगी। तो आपको निश्चिंत रहना है इस चीज़ों के बारे में। आ गई बात समझ में? ऐसा है कि अब मैं, आप में से कोई साथी है जो तैयारी कर रहा है या आपका कोई हितैषी आदमी है जो तैयारी कर रहा है, उसे आप शानदार कंटेंट के साथ में टेस्ट सीरीज हमारी रेफरेंस कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और जीके जीएस दोनों के लिए आपको 18 टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और पार्ट बी जो ईओआरओ का है उसके लिए हम कोर्स चला ही रहे हैं, तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको कोर्स जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। आ गई बात समझ में? अब कौन सी 3 नई साइट हैं जो जिनको शामिल किया गया है, जिसमें से आपकी पहली जो निकल के आती है वो अलवर जिले राजस्थान के अंदर है, जिसका नाम सिलीसेट झील है और वो कौन सी है? 96। घोषणा की अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि 12 दिसंबर 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका नाम क्या है? सिलीसेट झील है, अलवर के अंदर है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 के अंदर रूपारेल नदी को रोककर करवाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य राजस्थान में अगर कोई कृत्रिम रूप से
निर्माण करता है किसी भी जल स्रोत का, तो उसका उद्देश्य लगभग एक ही रहता है कि भैया हमें क्या करना है, पेयजल की आपूर्ति करनी है। बाकी इसका उपनाम क्या है, राजस्थान का कानन वन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कानन वन कहा जाता है। ये तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी महत्व क्या है। देखो, इसका 149 प्रजातियां यहाँ पर मौजूद है। 149 पक्षियों की प्रजाति मौजूद है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 17 स्तनधारी प्रजातियां भी यहाँ पर उपस्थित है। 17 कौन सी हैं, स्तनधारी प्रजातियां यहाँ पर उपस्थित है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर सिलीसेट झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये तो आप जीके वाली किताबों में पढ़ते ही हो, स्टैटिक जीके में पढ़ते ही हो। पढ़ना आपको क्या है कि 149 पक्षी, 17 स्तनधारी, और इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि ब्लैक स्टोर्क नाम का एक पक्षी है, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसके विजुअल आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब ऑरेंज कलर की पतली पतली बढ़िया स्वरूप सी टांग होती है इसकी, एक चोंच होती है, ब्लैक कलर का ये होता है, जिसका नाम ही ब्लैक स्टोर्क है। इसकी पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी संख्या है, उसका लगभग 1% आपकी सिलीसेट झील में निवास करते हैं। 1% क्या करते हैं, सिलीसेट झील के अंदर इसका निवास है। इसलिए जो है, इस झील को आपको ध्यान रखना है कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर सेकंड हमारी आती है, सेकंड मान लो, और भारत की बात करें तो 95th। इसकी भी जो घोषणा है वो 12 दिसंबर 2025 को की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है कि भैया इसका जो निर्माण किया गया है वो एक नदी के द्वारा हुआ है। महानदी एक नाम करके नदी वहां पर बहती है, उस नदी से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहली रामसर स्थल है या पहली रामसर साइट ये है। कौन सी है, कोपरा जलाशय, बिलासपुर। ठीक है, इसका आपको निर्माण का पूछे तो महानदी से इसका निर्माण हुआ है। और पारिस्थितिकी महत्व बात करें तो यहाँ 160 से अधिक प्रवासी पक्षी रहते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्र गिद्ध है जो कि लुप्त प्राय है, उसकी यहाँ पर उपस्थिति रहती है। और संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इसकी उपस्थिति यहाँ पर रहती है। तो इस कारण से इसे क्या किया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 94th की। 94 जो है, इसकी घोषणा नवंबर में की गई है, नवंबर 2025 में। कोगाबील झील है, कटिहार जिले के अंदर है। मैंने आपको ओक्सबो झील का स्टार्टिंग में भी बताया था, अब आपके काम आएगी। कैसे, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो 3 नदियों के कटाव से हुआ है। 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर इसका निर्माण हुआ है, जिसमें एक तो आपकी गंगा आ गई, दूसरी कोसी आ गई, और तीसरी जो है वो महानंदा आ गई। इन तीनों के त्रिवेणी संगम से यहाँ पर एक ओक्सबो झील का निर्माण हुआ है। ओक्सबो झील क्या है, तो आपको मैं बताऊं, ओक्सबो झील जो है, देखो गंगा नदी का उदाहरण लेके बताते हैं। गंगा नदी यहाँ से निकलती है नॉर्थ साइड से, और ऐसे ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होती हुई और नीचे आती है ऐसे, है ना। लास्ट में इसकी जो बहाव का क्षेत्र है वो सर्पिलाकार हो जाता है। अब सर्पिलाकार हुआ है, इस कारण से क्या होगा, यहाँ जो ये वाला जो स्लो बन रहा है, ये वाला जो स्लो बन रहा है, ये वाला जो स्लो बन रहा है, यहाँ क्या होगा, पानी का जो बहाव है वो तेज होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वाला जो भाग है, ये वाला भाग मुख्य बहाव क्षेत्र से धीरे धीरे कटने लग जाता है, और यहाँ पर परमानेंट एक वाटर बॉडी बन जाती है, जैसे इस शेप के अंदर। जैसे ये वाला शेप है, ऐसे तो था ही, इस हिसाब से यहाँ पर परमानेंट कटाव हो जाता है, और वो कटाव जो है वो नदी का ऐसे डाइवर्ट हो जाता है आगे से। तो ये वाली जो शेप बनती है, ये वाली जो शेप है, ये वाली इसको जो अलग वाटर बॉडी बन जाती है, उससे हम क्या बोलेंगे, ओक्सबो, ओक्सबो झील बोलते हैं। आ गई बात यहां तक। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो 3 नदियों से हुआ है, गंगा, कोसी और महानंदा से। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2019 में बिहार की जो सरकार है उसने इसे पहला सामुदायिक रिजर्व आर्द्र भूमि होने का दर्जा दिया गया। तो ये टैग किसको मिला है, गोगाबील झील को मिला है। कहां पर है, कटिहार जिले के अंदर है, बिहार के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो देखो, सभी चीजें जो है वो पक्षी और आवास का, पक्षी और जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ये तो होना ही था। उसके बाद में बात करें प्रवासी पक्षियों के लिए ये ठिकाना रहता है, वो भी ठीक है शीतकालीन का। महत्वपूर्ण क्या है कि एक वालागो अट्टू नाम करके एक मछली है। क्या नाम है, वालागो अट्टू नाम करके मछली है, उसका ये प्रमुख प्रजनन स्थल है। ये इसकी यूनिकनेस है। फिर हम बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट की वल्नरेबल श्रेणी की एक जो लिस्ट है, उसमें ध्यान रखना शामिल है स्मूथ कोटेड ओटर। ये एक मछली है, ये भी यहाँ पर उपस्थित रहती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये इनमें क्या है, यूनिकनेस है।
आ गई बात समझ में। फिर एक गोकुल जलाशय आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि बक्सर जिले के अंदर है, बिहार में है। उदयपुर का मैंने आपको बता दिया कि ये भी कहाँ पर है, आपकी बिहार में है। अब आपसे देखो एक चीज मैं बताऊं, आपको सभी तो याद रखनी नहीं है, आपको याद कौन सी रखनी है, जो 2025 के अंदर 11 नई साइट डिक्लेयर हुई है। अब इन 11 को याद कैसे रखोगे, कुल कितनी हुई है, 11 हुई है। 11 में से 3 तो हो गई आपकी राजस्थान की। बताओ देखा कौन कौन सी है। एक तो मेनार है, एक खिचन है, किचन के बाद में अभी हाल फिलहाल के अंदर सिलीसेट झील अलोर वाली होगी। 3 तो याद हो गई ना। उसके बाद में 3 जो है वो आपको बिहार की याद रखनी है। 3 तो किसकी हैं, राजस्थान की हैं। और 3 किसकी हैं, बिहार की हैं। बिहार की कौन सी हैं, ये तीनों है। गोगा बिल मैंने आपको बता दिया, गोकुल जलाशय हो गया। गोकुल के बाद में आपको ध्यान रखना है उदयपुर की बिहार हो गई, उदयपुर झील बिहार हो गया। ठीक है, तीनों याद हो गई तो 11 में से 6 तो याद हो ही गई। 2 किसकी हैं, तमिलनाडु की है। 2 किसकी हैं, तमिलनाडु की हैं। तो तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना सक्राकोटई और थरथेंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किसकी हो जाएंगी, तमिलनाडु की हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 11 में से कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8 हो गई। 8 तो याद हो गई ना। अब आपको केवल और कितनी करनी है, 3 करनी है। 3 कौन सी है, तो एक तो उधवा झील है आपकी झारखंड के अंदर, खेचरोपल्ली जो वेटलैंड है सिक्किम के अंदर है, और ये आपकी जो है वो यहाँ पर कोपरा जो जलाशय अभी आपने पढ़ा है तो वो आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर है। इस प्रकार से आपको 11 ध्यान रखनी है। 11 के 11 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में आपको ध्यान रखना है कि रैंकिंग के अंदर, विश्व के अंदर अगर हम बात करें, विश्व में प्रथम स्थान जो है वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है वो मेक्सिको का है। मतलब इन 2 देशों के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट मौजूद है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा भारत देश आ जाता है, और भारत में कितनी है, 96 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग की। तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली रैंकिंग किसकी है, तो सबसे पहली रैंकिंग तमिलनाडु की है जिसमें कितनी है, 20 रामसर साइट है। दूसरी किसकी है, तो दूसरी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की है जिसके अंदर कितनी है, 10 रामसर साइट स्थल है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की मैंने आपको बताया था, आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है, 2 + 3, 3 क्या है, 2025 में डिक्लेयर हुई है। टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। आ गई बात समझ में, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एक रिकॉर्ड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो कि इसी से संबंधित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये किससे संबंधित है, रामसर साइट से संबंधित है। देखो इसमें एक ध्यान रखना है, रामसर साइट हमने डिक्लेयर कर दी है। अब कभी ऐसा लगता है कि भैया जो 96 हमने डिक्लेयर की है, वहां से कुछ ऐसी स्थिति में है जो कि बहुत ही दयनीय है, मतलब वहां पर पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर फैक्ट्रियों का पानी भी जा रहा है, गंभीर स्थिति में है, जिन्हें संरक्षण के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। वैसे तो रामसर वाली सभी एक संरक्षित करनी पड़ेंगी, पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के किसी को विशेष परिस्थिति में बचाने की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि उसे हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर देते हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर आपसे पूछे कि भारत की कौन कौन सी शामिल हैं, तो एक ध्यान रखना है कि पहली कौन सी आ जाएगी, इस नाम को ध्यान रखो, लोक। लोक से क्या हो जाएगा, एक तो आपकी लोकटक झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लोकटक झील। कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, कैसे, याद रखो कैसे। लोकटक से तो क्या हो जाएगा, लोकटक हो जाएगी खुद, और कैसे क्या कौन सा हो जाएगा, केवलादेव। मतलब जो पूरे भारत के अंदर ये 2 ऐसी हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं बचाने के लिए, और ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। अगर इतना कुछ याद रख ही रहे हो तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक जो यहां पर चिल्का झील थी, कौन सी थी, चिल्का झील, इस झील को भी पहले शामिल किया गया था, परंतु 2002 में इस लिस्ट से इसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी आपके। अब 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला है कि रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IUCN करता है। कौन करता है, IUCN करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
मतलब जो हमारी प्रकृति है उसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, यूनियन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका जो सम्मेलन है अभी हाल फिलहाल के अंदर 4 साल बाद में इसका सम्मेलन होता है, और हाल फिलहाल में इसका जो कांग्रेस है उसका आयोजन आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में कहाँ पर हुआ? आबू धाबी के अंदर। कहाँ पर हुआ? आबू धाबी के अंदर हुआ है, यूएई के अंदर हुआ है। आ गई बात समझ में? यहां तक स्थिति क्लियर है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि रामसर स्थल का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर इसका जो है वो चयन होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन औद्योगिक विकास, शहरीकरण और खनन की गतिविधियां, ये सभी जो है इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दो चीजें आपको होमवर्क में करनी है, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और दूसरा जो है आपको ये बताना है कि ये सेशन आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट लगा या नहीं लगा। आगे भविष्य में ऐसे अगर आयोजित करने हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो वो चीजें भी आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है या नहीं, ये आपको बताना है। यह सम्मेलन 1975 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, यह भी बताना है आपको कि 71 में किया था या 75 में किया था। ठीक है, तीसरा है कि भारत को 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना था। तो कब बना था भारत, 81 में बना था, 82 में बना था, वो चीज़ें आपको बतानी है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ये कौन सा सही है, ये सारी सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आपका जो कोई भी प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति है वो चीज़ें भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देनी है। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं और ऐसा है कि टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।